गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? सर ठीक है सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? हेलो। जी सर, अब ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। कितने लोग हैं बैच में? 54 सर। अभी ज्वाइन तो लगता है एक ही दो लोग किए हैं। 7 लोग 7 किए। सर, 6। लास्ट में अटेंडेंस जरूर दे देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? हेलो। लास्ट में यस अटेंडेंस सर। जरूर व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक सर। ज्वाइन करने देते हैं, 5 मिनट वेट करते हैं। यस सर। सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम का तो एकेडमिक सेल से पूछो ना, डॉक्टर अजीत से पूछो। एग्जाम होगा, अभी क्लास सब खत्म हो जाएगा ना तभी होगा एग्जाम। और एग्जाम के लिए जो है एकेडमिक सेल से पूछो। अभी तो बिहार सरकार के अनुसार अभी एग्जाम नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए शायद एग्जाम अभी नहीं होगा। तब तक शायद कोर्स खत्म हो जाएगा तुम लोग का। Animal diet, extinct scenario, and future course. Department of Animal Nutrition. Kare.
और बाकी लोग ज्वाइन करेंगे कि शुरू कर दें? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर इतने ही स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। नहीं ज्वाइन करते हैं? बाकी लोग का अटेंडेंस Yes. 0 सर नेटवर्क इश्यू होगा सर। है। नेटवर्क इश्यू होगा सर। 55 लोग हो ना तुम लोग टोटल? 54। 54 तो अभी तो 20 हमें लगता है 19 लोग ज्वाइन नहीं किए अभी, तो शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? यस सर। तो टुडे we are going to discuss the animal diet existing scenario and future course. एनिमल डाइट में सबसे पहले हमें देखना है कि अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो वाइल्ड लाइफ न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ न्यूट्रिशन में जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एनिमल्स जो है दो तरह का उसका लिविंग स्टैंडर्ड होता है। एक तो होता है कि एनिमल्स अंडर कैप्टिविटी, जैसे चिड़िया खाना में रहता है। एक एनिमल्स जो है वो बाहर रहता है, जंगलों में रहता है। तो जंगलों में जो एनिमल्स रहते हैं उसका फीड और जो कैप्टिविटी है उसके फीड में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है ना? तो हम लोग जो है मोटा मोटी जो है दोनों डिस्कस करेंगे कि अंडर द और एनिमल्स जो है कौन कौन सा रहते हैं। हर्बीवोर्स एनिमल्स है, कार्निवोर्स एनिमल्स है और ओमनिवोर्स एनिमल्स है। तो कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स का जो डाइट है, जैसे रफेज है, कंसंट्रेट है, जो भी हम लोग खिलाते हैं, तो ऑलमोस्ट जो है हमारा जो रूमिनेंट है उससे जो है मिलता जुलता है, ठीक है ना? हर्बीवोर एनिमल्स में जैसे डियर है, मस्क डियर है, और जिराफ है, हाथी है, एलिफेंट है। तो ये सब जो है हर्बीवोर्स एनिमल्स में आते हैं। कार्निवोर्स एनिमल्स में टाइगर्स हैं, ये सब जो है एनिमल्स कार्निवोर्स में है, जो टाइगर्स है, चीता है, लेपर्ड है। तो ये जो है कार्निवोर्स एनिमल्स का डाइट अलग होता है और हर्बीवोर्स एनिमल्स का डाइट अलग होता है। तो अभी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन के वजह से एनिमल्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या क्या हम लोग जो है वो से देख सकते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और वो कैसे पड़ता है। तो आप जानते हो कि न्यूट्रिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। न्यूट्रिशन दो तरह का न्यूट्रिशन हम लोग देते हैं। एक तो है कि मेंटेनेंस न्यूट्रिशन देते हैं और एक प्रोडक्शन न्यूट्रिशन देते हैं। मेंटेनेंस न्यूट्रिशन का मतलब होता है, मेंटेनेंस न्यूट्रिशन मतलब जैसे बेसिक न्यूट्रिशन जो जानवरों को जिंदा रहने के लिए, उसका हार्ट बीट चलने के लिए, रिस्पायरेशन चलने के लिए, ये सब के लिए जो है उसको बेसिक न्यूट्रिशन देते हैं। और दूसरी बात है कि जब हम उसको प्रोडक्शन न्यूट्रिशन देते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए देते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जिसका स्किन यूज करते हैं, उसके स्किन के लिए देते हैं। मतलब जो भी उसके प्रोडक्ट्स आते हैं उसके लिए अलग से डाइट देना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन से ही जो है बॉडी का जो है प्रोडक्ट भी जो है प्रभावित होता है। अगर न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन ज़्यादा है तो हेल्दी एनिमल्स में जो है प्रोडक्ट भी हमें ज़्यादा मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे, दूध वगैरह बढ़िया मिलेगी। अदरवाइज क्या होता है कि डिफिशियंसी वगैरह आ सकता है। तो न्यूट्रिशन से जो है एक तो हम एनिमल्स का वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। न्यूट्रिशन अगर आप अच्छी है, अगर न्यूट्रिशन बैलेंस है, व्हेन वी आर गिविंग द बैलेंस राशन, बैलेंस डाइट, देन देयर इज इंक्रीज लाइफ स्पान ऑफ द एनिमल्स। इट इज बोथ इन डोमेस्टिक एनिमल्स and in wild animals also. Okay, when you are supplementing the sufficient quantity of nutrition, then you are also working on the antioxidant, because antioxidant is also very important in the body, है ना? To cope up with the stress, to reduce the stress condition of the animals, we have to give nutrition in balanced diet. Okay, and nutrition is directly related to the growth and reproduction, ठीक है ना? अगर न्यूट्रिशन अब हमें जो है कम देंगे तो क्या होगा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पे जो है काफी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? और उसकी जो जितनी स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर है वो भी जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेंगे।
इसलिए जो है हमें न्यूट्रिशन बैलेंस में देना। न्यूट्रिशन क्या क्या कंट्रोल करता है? वेलफेयर कंट्रोल करता है, इंक्रीज लाइफ स्पैन कंट्रोल करता है, स्ट्रेस को कम करता है। अगर न्यूट्रिशन सही में नहीं है, अगर डिफिशियंस है या एक्सेस है, एक्सेस न्यूट्रिशन इज आल्सो इज नॉट गुड। एक्सेस न्यूट्रिशन अगर देंगे तो क्या होगा? एनिमल्स स्ट्रेस में आ सकता है, कुछ पैरामीटर्स जो है उसके ब्लड पैरामीटर्स जो है एलिवेटेड आ सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सर्वाइवल मेंटेनेंस, इम्यूनिटी जो है न्यूट्रिशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो है वैसे एनिमल्स जो है कैप्टिविटी में रह रहे हैं, अगर उसको बैलेंस डाइट नहीं देंगे तो उसकी जो है इम्यूनिटी इफेक्ट होगी। ओके, तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर अगर आ गए हैं तो स्लोली जो है उसको बॉडी में जो है काफी चेंजेज आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग जो है ब्लेम करते हैं कि पैथोलॉजिकल एजेंट के कारण ये हो रहा है, लेकिन पैथोलॉजिकल एजेंट के कारण जो है कम होता है, डिजीज के कारण कम होता है। इफ यू आर सप्लीमेंटिंग द न्यूट्रिएंट in balanced way, then you will get the proper healthy animals, okay, in both in free range and captivity। फ्री रेंज का मतलब होता है कि आप जैसे एनिमल्स जो है वाइल्ड में अगर रह रहा है तो उसकी डाइट अलग होगी, उसकी रफेज की डाइट अलग होगी, कंसंट्रेट की डाइट अलग होगी, और एनिमल्स जो है अपने अनुसार चूज करके जो है वो खाना खाएंगे। ठीक है ना? तो हमें सबसे पहले क्या क्या किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? पहले तो फीडिंग ऑफ द नेचुरल फीड इंग्रेडिएंट्स। नेचुरल फीड इंग्रेडिएंट्स है जैसे ट्री लिप्स है, ट्री है, जो कि वाइल्ड कंडीशन में खाते हैं, तो उसमें जो है वो ध्यान देने की बात है। दूसरा है एडिक्वेसी ऑफ कैल्शियम इन कैप्टिव कार्निवोरस एनिमल्स। कैल्शियम चूंकि कार्निवोरस एनिमल्स का जो हड्डियां, बोन्स और उनको जो है चूंकि वो कार्निवोरस हैं तो उनमें कैल्शियम जो एडिक्वेसी होना चाहिए। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो उनके बहुत सारे जो है बीमारी होंगी, कैल्शियम की कमी से जो है हड्डियां कमजोर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इनरिचमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट जो है हमेशा होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, ऐसा देखा गया कि जब एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को जब हम कैप्टिविटी में रखते हैं तो उस कैप्टिविटी में जो है रखने की वजह से जो है हम लोग जो है ज्यादा ग्रेन्स खिला देते हैं, ज्यादा कंसंट्रेट खिला देते हैं, खासकर हर्बीवोर्स को। तो ज्यादा कंसंट्रेट और ज्यादा हर्बीवोर्स अगर हम लोग खिलाएंगे तो क्या होगा? एसिडिटी होगी, है ना, गैस बनेंगे, है ना, ब्लोटिंग हो सकता है। तो इन सब चीजों का जो है ध्यान रखना है जब वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग फीडिंग करेंगे। तो एक्सेसिव फीडिंग ऑफ द मीट टू कार्निवोर्स, जैसे एक टाइगर को जो है 6 किलो मीट की जरूरत है, मेल टाइगर को, अगर आप उसको 10 किलो दे देंगे तो एक्सेसिव मीट देने से क्या होगा? एक्सेसिव न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन होगा और एनिमल्स जो है फैटी हो जाएंगे और उसको जो फिजिकल एक्टिविटीज में दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह से जो है एक्सेसिव फीडिंग भी नहीं करना है, एक्सेसिव ग्रेन्स एंड कंसंट्रेट का भी फीडिंग जो है हर्बीवोर्स में नहीं करना है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट स्पेशली जिंक एंड कॉपर डिफिशियंसी जो है हर्बीवोर्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो उस पर जो है नजर रखना है। कहने का मतलब कि मिनरल सप्लीमेंटेशन जो है वाइल्ड एनिमल्स में हमें करनी चाहिए। ओके, और तो हम वाइल्ड एनिमल्स का जो है जब देखेंगे तो जो हम न्यूट्रिएंट देते हैं तो उसमें डाइजेस्टिबल एनर्जी का इंटेक कितना है और एवरेज बॉडी मास कितना है इन कैप्टिव एनिमल्स, उसका जो है हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो देखा जाता है कि उस ग्राफ में अगर न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन सही है तो ग्राफ जो है स्ट्रेट जाता है एज पर देयर ग्रोथ। अदरवाइज क्या है कि वो उसका जो है रिलेशनशिप जो डाइजेस्टिबल एनर्जी इनटेक एवरेज डेली चेंज इन द बॉडी मास जो होता है कैप्टिव हार्बीवोर्स एनिमल्स में, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इंडियन राइनोसेरस पे जो है कुमार 2013 में जो है इन्होंने काम किया था और इन्होंने देखा कि डाइजेस्टिबल एनर्जी इनटेक और एवरेज डेली बॉडी वेट में जो है काफी कोरिलेशन है, और अगर उस कोरिलेशन के अनुसार राशन हम लोग देते हैं तो हमारा एनिमल्स जो है काफी हेल्दी मेंटेन में रहता है, अदरवाइज दिक्कत होती है। जैसे देखा गया है कि 2013 में दास इटॉल जो है कई जू का काम किए हैं, जैसे कानपुर जू में काम किए हैं, आसाम में किए हैं, पटना में किए हैं। तो डी इनटेक जो है जैसे जैसे बढ़ता है, डी इनटेक जो है हम लोग पहले क्या यूनिट होगा? किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट जो है
जो कि बॉडी वेट टू द पावर 0.75 लेते हैं पर डे के हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। सविंदर बैटरी लगा दो, घड़ी मिला लो। तो डी इंटेक जो है एलिफेंट और राइनोसेरस में वर्क किया गया है। तो आप देखेगा कि जो है पटना जू में जो है बहुत ज्यादा जो है वो खिलाया गया है राइनोसेरस में, खासकर डी इंटेक। तो ये डी इंटेक ज्यादा है, एक्सेस है, तो इसको कम करना है। उसी तरह से मैसूर जू में जो है डी इंटेक जो है ठीक है 146 है, ठीक है ना। आप पटना जू में देखिए 180 के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा है, तो इतना नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब हम आते हैं कि when we are feeding the grains and concentrate, then we have to think in captivity animals, जो एनिमल्स जू में रह रहे हैं उसको कितना खिलाना चाहिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि कितना खिलाना चाहिए। जैसे स्पॉटेड डियर में है तो कंसंट्रेट जो है उसमें 0.5 kg जो है रिकमेंडेड है, डिजायरेबल अमाउंट है। लेकिन जनरली जो है अमाउंट जो खिलाया जाता है वो 1 से 2.3 kg के बीच में खिलाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है, ये नहीं होना चाहिए। उसी तरह से ब्लैक बक में जो है डिजायरेबल अमाउंट 0.25 kg का है, लेकिन हम लोग जो अमाउंट जो खिलाते हैं वो 0.25 से 0.8 किलो के वैरी करता है। कहने का मतलब कि ये स्टडी किया गया है कि इतना जो है डिजायरेबल अमाउंट है, लेकिन अमाउंट फेड जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। तो उस ज्यादा अमाउंट को हम लोग को जो है रिड्यूस करना है। उसी तरह से स्वाम्प डियर है, जो कि डिजायरेबल अमाउंट उसका वो 1 से लेके 1.25 किलो है, ठीक है ना, 1 to 1.25 kg। लेकिन अमाउंट वेइंग जो फेड हो रहा है, जो जनरली खिलाया जा रहा है, वो 1.5 से 2.5। तो आपको डिजायरेबल अमाउंट पता होना चाहिए, तभी आप जो है कैप्टिव एनिमल्स को जू में आप खिला सकेंगे, ठीक है। डिजायरेबल अमाउंट अगर नहीं पता है तो आप जो है क्या खिला रहा है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। उसी तरह से ब्रो एंटीलर डियर जो है 0.5 kg उसका रिकमेंडेड जो डोज है, लेकिन जो अमाउंट खिलाया जा रहा है डिफरेंट जू में वो 1 से 1.5 kg खिलाया जाता है। उसी तरह से वाइल्ड एस जो है 1 kg रिकमेंडेड है ग्रेन्स एंड कंसंट्रेट, और अमाउंट भी 1 kg है। कहने का मतलब वाइल्ड एस में जो है बैलेंस है। उसी तरह से इंडियन राइनोसेरस अगर मेल है, मेल जो है जनरली 2200 kg का लगभग होता है, जिसका रिकमेंडेड जो है कंसंट्रेट और ग्रेन जो है 3 kg है। फीमेल का वजन जो है 1600 kg का होता है, जो कि रिकमेंडेड जो है ग्रेन्स का और कंसंट्रेट का जो फीडिंग है 2 kg है। लेकिन क्या हो रहा है इंडियन कंडीशन में, डिफरेंट जू में वी आर फीडिंग मोर कंसंट्रेट मोर ग्रेन्स। आप देख लो कि 2.7 से 9.2 वेरी कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है और इतना की जरूरत नहीं है। तो इन सब बातों का ज्ञान अगर आपके पास है तो आप जो है सही डाइट जो है उसको दे सकते हैं, सही कंसंट्रेट दे सकते हैं, क्योंकि एक्सेस कंसंट्रेट और एक्सेस ग्रेन्स जो है हमेशा जो है हार्मफुल होगा और एसिडिटी और बहुत सारी बीमारियों का जो है कारण होगा, ब्लोटिंग होगा, है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ये खिलाना है। उसी तरह से एशियन एलिफेंट में जो है मेल को जो है एशियन एलिफेंट जो है 4 टन का होता है, यानी 4000 kg का होता है, जिसको रिकमेंडेड जो डोज है वो 6 kg है। फीमेल जो है 3.5 टन का है, जिसका रिकमेंडेड डोज 5 kg का है, लेकिन अमाउंट जो है हम लोग देते हैं वो देते हैं 5 से 14 kg, जो कि बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर ये चीज होती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जैसे फीडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड कंसंट्रेट अगर ज्यादा खिलाएंगे तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो है उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म जो डिस्टर्ब होगा वो किस लेवल पे होगा, तो एक स्टडी किया गया है, और इस स्टडी में जो है 2014 का स्टडी है, 2010 का स्टडी है। तो ग्लूकोज लेवल देखिए 0.5 kg पर हेड पर डे दे रहे हैं तो बैलेंस है, 1 kg पर हेड पर डे दे रहे हैं तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, जिसके कारण जो है मेटाबॉलिज्म उसका डिस्टर्ब हो जा रहा है। कहने का मतलब नॉर्मल जो ग्लूकोज होना चाहिए अगर 0 दे रहे हैं तो
97.6 हो रहा है। अगर 0.5 kg पर हेड पर डे दे रहे हैं तो 109 हो जा रहा है। और उसी तरह से 1 kg पर हेड अगर पर डे दे रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है। कहने का मतलब कि न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन अगर ज्यादा करेंगे तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और जो कि नहीं है, तो हमें जो है बैलेंस में कंसंट्रेट खिलाना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह से अमाउंट ऑफ कंसंट्रेट जो है इस एलिफेंट में भी स्टडी किया गया है, स्पॉटेड डियर में किया गया है। पहला वाला स्टडी स्पॉटेड डियर का है, दूसरा एलिफेंट का है। एलिफेंट में जो है अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा देते हैं तो उसमें भी जो है अमाउंट ऑफ कंसंट्रेट से ग्लूकोज में जो है काफी फर्क आता है। तो हमें जो है ये डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म अगर नहीं लाना है, बॉडी में नहीं लाना है, शरीर में नहीं लाना है, तो हमें जो है इन सब बातों पे ध्यान देना होगा, ठीक है ना। अगर क्या होगा, कंसंट्रेट एक्सेसिव खिलाएंगे तो क्या क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव फीडिंग ऑफ कंसंट्रेट। तो रूमेन डिसफंक्शन हो सकता है। रूमेन का जो पीएच है वो चूंकि कंसंट्रेट ज्यादा देंगे तो एसिडिटी काउज होगा, और रूमेन पीएच जो है कम होगा। जब रूमेन पीएच कम होगा तो क्या होगा, रूमेन का फर्मेंटेशन जो है लो हो जाएगा, रूमेन का फर्मेंटेशन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो रूमेन व्हेन द रूमेन फर्मेंटेशन विल डिस्टर्ब, है ना, इट विल काउज ब्लोटिंग एंड इनडाइजेशन इन द एनिमल्स। ओके, उसी तरह से एक्सेस ग्लूकोज अगर देंगे तो डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म होगा। ओबेसिटी हो सकता है, उसकी एक्टिविटी पे फर्क पड़ सकता है एनिमल्स का, ठीक है ना। उसी तरह से रिप्रोडक्शन, अगर एक्सेस फीडिंग अगर होगा तो क्या होगा, रिड्यूस रिप्रोडक्शन। ऐसा देखा गया कि अगर एक्सेस प्रोटीन हम देते हैं तो उसका रिप्रोडक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। और एक्सेस फीडिंग से जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है। आप देखिए ये दास इट ऑल 2013 में जो कर्म किया, जिसमें मेटाबॉलिक प्रोफाइल जो है ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल पर स्टडी हुआ, जिसमें देखा गया कि एक्सेस कंसंट्रेट खिलाने से ग्लूकोज जो है बढ़ जा रहा है, 1% जो है खिलाने से बढ़ जाता है। उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल जो है 74.40 जो कि बहुत ज्यादा हो रहा है। तो रिड्यूस रिप्रोडक्शन होगा, हुप प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो एक्सेसिव कंसंट्रेट फीडिंग से रोमन डिसफेक्शन, डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म, ओबेसिटी, रिड्यूस रिप्रोडक्शन एंड हुप प्रॉब्लम्स, ये हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा देखा गया है कि अगर मॉडरेट वर्क करना चाह रहे हैं हम लोग, मॉडरेट वर्क अगर करवाना चाहते हैं तो उसमें जो है फिक्स है, तो उसको जो है अगर वर्किंग है तो 200 जो है डी इनटेक होना चाहिए, अगर नॉन वर्किंग है तो उसमें कम होना चाहिए। लेकिन देखा गया है कि नॉन वर्किंग में जो है डी इनटेक ज्यादा है, ठीक है ना। तो 4 hours of tourist work has no adverse impact of the food consumption of the blood metabolic profile of the semi-captive Asian elephants. Rather, the stability of the nutrient was improved in working elephant. Work show positive effect in restricting the calorie supply closer to requirement. अगर वर्क अगर ज्यादा है तो उसमें कंपेरेटिवली जो है डी इनटेक जो है ओके है, ठीक है ना। तो इट वाज कंक्लूडेड दैट 4 hours ऑफ द वर्क इज बेनिफिशियल फॉर कैप्टिव एनिमल। तो हमें जो है अगर कैप्टिव में एलिफेंट्स है तो उसको एकदम बैठा के नहीं रखना है, उसको एक्सरसाइज पे रखना है, उसको वर्किंग पे रखना है, ताकि उसका जो है हेल्थ जो है ठीक रहे, और डी इनटेक जितना न्यूट्रिएंट इनटेक हो रहा है उसके अनुसार जो है उसको बेनिफिशियल होता है। तो 4 घंटा अगर वर्क पे जो हाथी जो है बैठा हुआ है उसमें जो है डिफरेंट तरह का बीमारी आ जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात आता है कि कंसंट्रेट एक्सेस हम लोग खिला रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या हम पूरे पूरे एनिमल्स को खाली रफेज, सोनली रफेज फीडिंग पे रख सकते हैं? कैन वी कीप द एनिमल्स ऑन द रफेज ओनली? नो, क्योंकि उसमें भी क्या है कि रफेज, आप जानते हो कि रफेज एक्सेस देंगे तो क्या होगा, एसिटिक एसिड ज्यादा बनेगा। एसिटिक एसिड ज्यादा बनेगा तो फैट जो है ज्यादा बनेगा, तो फैट का मोबिलाइजेशन ज्यादा होगा। अगर कंसंट्रेट ज्यादा देंगे तो प्रोपाइनेट ज्यादा बनेगा, और प्रोपाइनेट ज्यादा बनेगा तो ग्लूकोज जो है ज्यादा बनेगा। तो दोनों कंडीशन में जो है एक्सेस अमाउंट होने की चांस रहेगी, मतलब एक तरफा जो है न्यूट्रिएंट का एक्सेस होने का चांस रहेगा। इसलिए हम लोग जो है रफेज भी जो है ज्यादा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 120 किलो अगर रफेज दे रहे हैं पर एलिफेंट, 100 केजी दे रहे हैं, 80 केजी दे रहे हैं, तो उस अनुसार जो है डी जो है चेंज हो जा रहा है। सीरम ग्लूकोज जो है
अगर 120 दे रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है, 100 दे रहे हैं तो उससे कम हो रहा है, 80 दे रहे हैं तो उससे कम हो रहा है ना। तो उसके नॉर्मल रेंज में सारे पैरामीटर रहे, उस तरह से हम लोग रफेज देना है। ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल भी जो है नॉर्मल रहे, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल रहे, तो इस तरह से उसको देना है। ठीक है ना। तो जब जब डिफरेंट रफेज दिया गया 120 किलो, 100 किलो, 80 किलो दिया गया, तो उसके जो ब्लड प्रोफाइल है उसमें ऐसा देखा गया कि 100 केजी खिलाने पे जो है उसका ब्लड प्रोफाइल अच्छा रहता है। तो एक एशियन एलिफेंट 3400 किलो किलो बॉडी वेट का है, उसको 100 किलो पे जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और उसके अलावा जो है क्रूड प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, कोबाल्ट, आयरन, जिंक जो है उसको खिलाया गया है। तो ये सेमी कैप्टिव एलिफेंट्स की बात है। ठीक है ना। उसी तरह से तो एक स्पॉटेड डियर है, मतलब सजेस्टेड गाइडलाइन ये कहता है कि हमें कितना कंसंट्रेट और कितना रफेज देना चाहिए। कंसंट्रेट में ड्राई मैटर कितना होता है? 90% होता है। कंसंट्रेट में ड्राई मैटर कितना होता है? ड्राई मैटर क्या है जी, बताओ तुम लोग कोई। व्हाट इज ड्राई मैटर? हेलो, कोई नहीं सुन रहा हो? सर मॉइस्चर बर्न करने के बाद जो भी बचा हो वो ड्राई मैटर ही होता है सर। हाँ, तो कंसंट्रेट में ड्राई मैटर कितना होता है? 90% सर। हाँ, गुड, वेरी गुड। रफेज में ड्राई मैटर कितना होता है? रफेज में 25 सर। हाँ, रफेज कितने तरह का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रफेज? बताइए। रफेज दो तरह का होता है, ग्रीन रफेज एंड ड्राई रफेज। तो ग्रीन रफेज में ड्राई मैटर कितना होगा? 25% होगा। लेकिन अगर ड्राई रफेज होगा तो उसमें ड्राई मैटर 90% होगा। ठीक है। उसी तरह से स्पॉटेड डियर में जो है कंसंट्रेट का जो लेवल होना चाहिए वो 0.50 केजी होना चाहिए। ठीक है ना। और लिगुमिनस फोडर का जो है 3.5 केजी और सीरियल फोडर का 3 केजी। अगर स्पॉटेड डियर में हम लोग जो है कंसंट्रेट बहुत ज्यादा देंगे तो दूसरी प्रॉब्लम होगी, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वुमेन डिसफंक्शन हो सकता है, रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट हो सकता है। उसी तरह से रफेज जो है लेगुमिनस फोडर अगर है तो 3.5 केजी, सीरियल फोडर है तो 3 केजी हम लोग जो है दे सकते हैं स्पॉटेड डियर में। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंसंट्रेट स्पॉटेड डियर को हम कितना रेंज में देंगे, तो 0.5 केजी रेंज में। रफेज कितना देंगे, तो लेगुमिनस फोडर अगर होगा तो 3.5 केजी देंगे, सीरियल फोडर होगा तो 3 केजी देंगे। ठीक है। उसी तरह से ब्लैक बग में जो है कंसंट्रेट हम लोग 0.25 केजी देते हैं और रफेज जो है 3 केजी देते हैं। उसी तरह से स्वाम्प डियर में जो है हम लोग कंसंट्रेट 1 किलो से लेके 1.25 किलो तक देते हैं और रफेज जो है 10 से 12 किलो तक देते हैं। ठीक है। तो स्वाम्प डियर चूंकि बड़ा होता है इसलिए रफेज जो है वो ज्यादा खाता है, इसलिए 10 से 12 किलो उसको रफेज हम लोग देते हैं। उसी तरह से ब्रो एंटिलर डियर में कंसंट्रेट हम लोग 0.5 केजी देते हैं और रफेज जो है 7 से 9 केजी देते हैं। वाइल्ड राइस में उसी तरह से कंसंट्रेट 1 किलो देते हैं, रफेज कितना देते हैं? 15 किलो देते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरह से इंडियन राइनोसेरस में जो है मेल जो है 2200 केजी का अगर है तो उसको 3 केजी देते हैं। फीमेल अगर 1600 केजी का है तो उसको 2 केजी देते हैं। ठीक है। उसी तरह से जो है रफेज जो है 15 केजी देते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग का जो डाइट है वो रफेज और कंसंट्रेट जो है फिक्स है। तो वो चीजें हमें जो है ध्यान रखना है। ठीक है। और इंडियन राइनोसेरस को रफेज कितना देते हैं? तो इसका रेंज 110 किलो है अगर मेल है तो, फीमेल है तो 150 केजी तक हम लोग दे सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन कंसंट्रेट जो है फीमेल को कम देते हैं, 2 केजी, मेल को 3 केजी। उसी तरह से एशियन फिल्म एलिफेंट जो है मेल 4 टन है तो 6 केजी, रफेज जो है 225 किलो, फीमेल जो है 3.5 टन का है तो 5 किलो, और अगर रफेज है तो 200 केजी। कहने का मतलब एलिफेंट को 5 से 6 केजी के बीच में रफे कंसंट्रेट रखना है और 200 केजी से लेके 225 केजी तक जो है रफेज रखना है। कहने का मतलब एलिफेंट जो है ज्यादा रफेज खाएगा, कंसंट्रेट कम खाएगा।
लेकिन कैप्टिव एनिमल्स को रफेज कंसंट्रेट चूंकि रेशियो बरकरार रखना है, अदरवाइज क्या होता है, रोमन डिसफंक्शन हो सकता है, रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट हो सकता है, हुप का साइज बढ़ सकता है और बाकी चीजें भी हो सकती है। तो इस तरह से जो है ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जो है कॉपी में लिखनी चाहिए, ताकि ये जो है आप बाद में आप इसको यूज कर सकें। ठीक है सर हाँ 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 सर बोलिए। इंडियन राइनोसेरस में फीमेल के केस में रफेज क्यों ज्यादा देते हैं इंडियन राइनोसेरस में? रफेज इसलिए ज्यादा दे रहे हैं कि चूंकि कंसंट्रेट जो है कम है ना, इसलिए रफेज ज्यादा देते हैं। ये रेंज है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि मेल है ना, उसमें कंसंट्रेट हम ज्यादा देते हैं। जहां कंसंट्रेट ज्यादा देंगे वहां रफेज थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है ना। तो रफेज हाँ इसीलिए जो है इसको ज्यादा देते हैं। उसी तरह से जो है लियोपार्ड में जो है डी इंटेक जो है 166 से लेके 182 तक एकदम फिक्स है। चीता में जो है 150 से 185, डी मतलब होता है डाइजेस्टिबल एनर्जी। डाइजेस्टिबल एनर्जी का जो है रेंज है और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह से क्लाउडेड लियोपार्ड में जो है 100 से 120 डी होना चाहिए। टाइगर में जो है 160 से 251 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से डी जो है फिक्स होना चाहिए, अदरवाइज क्या है दिक्कत है। इसी तरह से डी इंटेक जो टाइगर्स इन डिफरेंट इंडियन जू में देखा गया है तो बहुत ज्यादा है। जैसे मैसूर जू में जो है डी इंटेक 327 है, जो कि नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी पीछे के स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं कि जो है कितना होना चाहिए, 160 से 251 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है 327 है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें मैसूर जू में ज्यादा है। उसी तरह से फीमेल में जो है 430 है, जो कि बहुत ज्यादा है। उसी तरह से इंदौर में है, वो सही है। इंदौर में जो मेल और फीमेल में डी इंटेक एकदम सही है पर डे के हिसाब से। लखनऊ में ज्यादा है। चतवीर जू में जो है ठीक है। उसी तरह से हैदराबाद जू में ठीक है। बेंगलोर जू में जो है ज्यादा है। तो कहने का मतलब जो रेंज है डी का टाइगर्स में वो होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे हमारे जू में स्टडी किया गया है जिसमें पाया गया है कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। भोपाल में जो है डी इंटेक जो है एकदम रेंज में है। नंदन कानन में फीमेल में ज्यादा है। तो फीड कंजम्पशन एंड रिफ्यूजल बाय टाइगर्स इन डिफरेंट जू में जो स्टडी किया गया है तो देखा गया है कि मेल को जो है 8 केजी दे रहे हैं और फीमेल को जो है 6 केजी दे रहे हैं, जो कि ऑप्टिमम है। लेकिन जो है डिफरेंट जू में जो है बहुत ज्यादा है। आप देख लीजिए कि मैसूर जिम में जो है मेल और फीमेल में जो है मीट जो है ऑफर किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा है ना। और उसके बाद मीट जो है रेसिड्यू जो है वो इतना है। तो कहने का मतलब कि जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। तो ये स्टडी करने के बाद ये पाया गया है कि हमको जो है ज्यादा मीट सप्लाई नहीं करना है टाइगर्स को। टाइगर्स को जो है मेल को 8 केजी और फीमेल को 6 केजी सप्लाई करना है। इस ग्राफ से यही साबित होता है कि मेल को 8 केजी और फीमेल को 6 केजी देना है, ताकि जो है वो ज्यादा सप्लाई नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ जो है 16,000 ग्राम पर डे के हिसाब से 16,000 ग्राम मतलब 16 केजी तक दिया गया है, जो कि 8 केजी से काम चल सकता है। तो यहाँ जो है 16,000 ग्राम दिया गया, जो कि बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें देखना। उसी तरह से फीड कंजम्पशन जो है रिफ्यूजल लियोपार्ड का स्टडी है, एशियाटिक लायंस का है डिफरेंट जू में। तो इसमें भी जो है देखिए भोपाल में अगर जाएंगे तो मेल को जो है 3,000 ग्राम तक जो है मीट कंजम्पशन कराया गया है और रेसिड्यू जो है करीब जो है 500 ग्राम जो है बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यही न्यू दिल्ली में देखिए 5,000 से 5,500 ग्राम के बीच में जो है ये खिलाया गया है और रेसिड्यू जो है 3,000 है। तो नेट इंटेक जो है मेल में जो लियोपार्ड में 2.5 केजी होना चाहिए, फीमेल में 2 केजी होना चाहिए। उसी तरह से एशियाटिक लायंस में जो है मेल में 6.75 केजी होना चाहिए, फीमेल में 5 केजी होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हमें जो है
दिमाग में रखना है, वी हैव टू कीप इन द माइंड कि उनको जो है एक्चुअली ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट कितना है, डिफरेंट जू में कितना दे रहा है उस पर कंसंट्रेट नहीं करना है हम लोग को कंसंट्रेट करना है कि हमें कितना जो है रिक्वायरमेंट उसका है जिससे पूरा हो जाएगा। तो मेल में 2.5 kg, फीमेल में 2 kg इन केस ऑफ द लियोपार्ड। In case of the male, in case of the asiatic lions, मेल में 6.5 kg एंड फीमेल में 5 kg देना चाहिए। ओके, सो ये इन सब बातों का जो है ध्यान रखना है। अब जो है ये टेबल है जो आपके एग्जाम पॉइंट से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको जो है याद रखना है। सजेस्टेड गाइडलाइन फॉर फीडिंग अमाउंट ऑफ मीट ऑन बोन टू बी फीड। टाइगर को जो है मेल को कितना देना चाहिए, 8 kg, फीमेल को कितना देना चाहिए, 6 kg, लेकिन डिफरेंट जू में कितना दिया जा रहा है, 16 kg तक दिया जा रहा है, 14 किलो 16 किलो, जो कि बहुत ज्यादा है और जो कि रिप्रोडक्शन है उसके फिजिकल हेल्थ है, उसके रूमेन फंक्शन पे जो है काफी इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो हार्बीवोर्स है तो, अगर टाइगर्स है तो उसके जो है एक्सेस अमाउंट जो है फीडिंग से जो है उसके बहुत सारे रिप्रोडक्शन पैरामीटर जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। उसी तरह से लायन में जो है मेल में 6.5 kg का होना चाहिए और फीमेल में जो है 5 kg का होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसको जो है ध्यान में रखना है। कॉमन लियोपार्ड को जो है मेल को हम लोग 2.5 kg से ज्यादा हम लोग मीट नहीं खिला सकते हैं, फीमेल को 2 kg से ज्यादा नहीं खिला सकते हैं। ठीक है, स्नो लियोपार्ड को जो है 2.5 से 3 kg एंड फीमेल को जो है 2 से 2.5 kg। इसका आप फोटो खींच लेना, अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लाउडेड लियोपार्ड का जो है मेल को हम लोग 0.75 से 1.5 kg के बीच में देते हैं मीट। ठीक है, तो ये मीट की क्वांटिटी जो ऑप्टिमम होनी चाहिए, इस चार्ट से पता चल रहा है कि क्या ऑप्टिमम क्वांटिटी है ना। लेकिन आप जो है डिफरेंट जू में जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा जो है वो एक्सेस अमाउंट जो है वो खिला रहे हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अब आ गए हैं समरी पे। तो बोनलेस मीट अगर हम सप्लीमेंट करते हैं तो 7 से 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम पर केजी मीट जो है सप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बोन के साथ अगर मीट खिलाते हैं तो हमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ध्यान रखना कि अगर जू में आपकी पोस्टिंग होती है, आप जू डॉक्टर बनते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि बोनलेस मीट जो है हम लोग अगर सप्लीमेंट करते हैं तो 7 से 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम जो है पर केजी मीट जो है सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, टाइम जो है कम होने वाला है, कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है ना, पावर पॉइंट और क्लास कभी भी खत्म हो सकता है क्योंकि 1 मिनट से कम बचा है टाइम, तो आप लोग अटेंडेंस जरूर दे देना। उसी तरह से जो है जब हम फीडिंग करते हैं तो विटामिन फोर्टिफिकेशन जो है अवश्य करना चाहिए। तो विटामिन फोर्टिफिकेशन कितना होना चाहिए कार्निवोर्स में, तो 9000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए देना चाहिए एंड 500 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी देना चाहिए पर केजी ऑफ मीट ऑन ड्राई मैटर बेसिस। सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो वी कैन ऐड 3000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए and 150 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी टू एवरी केजी ऑफ फ्रेश मीट। अगर 1 केजी मीट दे रहे हैं तो उसमें 3000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए देना है एंड 150 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी देना है। ठीक है ना, सम जू फेड लीवर एग एंड मिल्क एज ए सप्लीमेंट टू देयर टाइगर डाइट, सच प्रैक्टिसेस शुड बी री